राजस्थान पॉलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान की पॉलिटी और गवर्नेंस पर हमने वीडियो लेक्चर की जो सीरीज आरंभ की है उसमें ये अगला पार्ट है। तो राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम और नगरीय प्रशासन से संबंधित यह टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड्स है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इस टॉपिक से पहले क्लियर करने चाहिए, समझने चाहिए। इसे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे। पहला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, यानी पंचायती राज सिस्टम को स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है, फिर स्वायत्त शासन क्यों कहा जाता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्यों कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोकल गवर्नेंस यानी ऐसा शासन या प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर वहीं के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं किया जाता है, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं में जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, तो वो सभी उस लोकल एरिया के ही पर्सन होते हैं, वहीं के निवासी होते हैं। इसलिए जब वो सरपंच, उप सरपंच बन जाते हैं तो उनके माध्यम से उस क्षेत्र में जो प्रशासन किया जाता है उसे उनके द्वारा किए जाने वाला स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। इसे स्वायत्त शासन क्यों कहा जाता है, ऑटोनोमस गवर्नेंस। स्वायत्त शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन स्थानीय संस्थाओं को प्रशासनिक कार्यों में कार्य करने हेतु काफी सीमा तक स्वायत्तता या स्वतंत्रता राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। यद्यपि यह कॉन्सेप्ट केवल सैद्धांतिक रूप में माना जाता है, व्यावहारिक रूप में राज्य सरकारों ने विधानमंडल के थ्रू विभिन्न प्रकार के विधान या कानून बना करके इन पंचायतों को आंतरिक मामलों में उतनी स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है, किंतु भारतीय संविधान में सैद्धांतिक रूप में इनको ऑटोनोमस बॉडीज कहा गया है ताकि इनको प्रशासनिक कार्यों को करने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता दी जा सके। लेकिन राज्य विधानमंडलों ने इस संबंध में ऐसा कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। इसी प्रकार इन संस्थाओं को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी हुई ऐसी सरकार जिसमें शक्तियों का वितरण या विभाजन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। यानी भारत में केंद्र सरकार जिसके पास सर्वाधिक शक्तियां हैं, उनके नीचे राज्यों की सरकारें जिनके पास कुछ शक्तियां हैं, और सबसे लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम जिनके पास ना के बराबर शक्तियां हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के नीचे की ओर शक्तियों का जो डिफ्यूजन हमने किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किया है, इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्योंकि तीनों ही स्तरों पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के माध्यम से ही सरकारें चुनी जाती हैं, प्रशासन का ढंग तैयार किया जाता है और उसी के माध्यम से शासन किया जाता है। इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में सबसे पहला जो प्रयास हमको दिखाई देता है वह ब्रिटिश काल में दिखाई देता है। यद्यपि अंग्रेजी शासन से पहले भी प्राचीन काल से ही भारत में पंचायती राज सिस्टम और नगरीय प्रशासन का उल्लेख हमको मिलता है। जब हम मौर्य साम्राज्य में जाते हैं, मौर्य साम्राज्य जो 323 ईसा पूर्व से 186 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में रहा, तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वह 30 सदस्यों की 5 समितियों के द्वारा किया जाता था। तो वो बता रहा है कि 5 या 6 समिति उसमें बनाई जाती थी और वो समिति इस प्रकार से शासन करती थी और राज्य की सरकार के द्वारा इन समितियों को काफी सारी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थव्यवस्था में वहां की पंचायती राज सिस्टम और नगरीय शासन के बारे में काफी जानकारी प्रदान की है। आगे हम प्राचीन भारत में देखते हैं चोल वंश के समय, तो चोल वंश में पंचायती राज सिस्टम को और नगरीय संस्थाओं को सर्वाधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त थी।
तो परांतक फर्स्ट का जो उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है, इस अभिलेख में इसका उल्लेख हुआ है। तो आईएएस प्री परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चोल वंश में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख हुआ है परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख में। उसके बाद मध्यकाल में संस्थाएं कार्य करती रहेंगी। विजयनगर साम्राज्य में इन संस्थाओं का प्रभाव काफी कम हो गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में इन संस्थाओं के ऊपर सरकारी अधिकारियों की एक व्यवस्था को थोप दिया गया, जिसे नायंकार व्यवस्था कहा जाता है। और उसके माध्यम से लोकल जो गवर्नेंस था, जो बॉडी थी, उनकी प्रभावशीलता काफी कमजोर हो गई। फिर अंग्रेजी शासनकाल में दोबारा से इन संस्थाओं को विकसित किया गया और यह कार्य किया गया है लॉर्ड मेयो एवं लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो लॉर्ड मेयो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल का पद जब आरंभ हुआ, तब 1869 से 1872 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। और इस अवधि में इन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम को कार्यात्मक और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की, यानी फंक्शनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की। यानी पहले ये केंद्र सरकार पर निर्भर करती थी संस्थाएं। तो लॉर्ड मेयो जब गवर्नर जनरल बने भारत के, तब उन्होंने संस्थाओं को कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की पहली बार। इसके बाद भारत के अगले गवर्नर जनरल और वाइसराय आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का समय है 1880 से 1884 और तब उन्होंने इन स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया। जिला स्तर पर जिला बोर्ड संस्थाएं, तालुका स्तर पर या तहसील स्तर पर तालुका बोर्ड संस्थाएं और ग्राम स्तर पर इस प्रकार की पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई। तो लॉर्ड रिपन ने ही सिस्टमेटिक रूप से इनका विकास किया, इसलिए लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक अथवा फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसके बाद भारत में सबसे पहले नगरीय प्रशासन या नगरीय संस्थाओं का विकास मद्रास प्रांत से हुआ 1687 ईस्वी में। ये फैक्ट भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं का विकास 1687 में मद्रास प्रांत में हुआ और राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिकाओं का जो विकास है माउंट आबू क्षेत्र से हुआ 1864 में। इसके बाद अजमेर क्षेत्र से 1866 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट में बताया गया है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज संस्था का आरंभ क्यों और किस प्रकार हुआ। तो भारत में पंचायती राज संस्था के आरंभ के लिए कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियों की सिफारिश के आधार पर ही इसे सिस्टमैटिक तरीके से या क्रमिक रूप से लागू किया गया। सबसे पहले भारत सरकार ने 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में 3 स्तरीय, 2 स्तरीय और 1 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय संस्थाओं का विकास आरंभ हुआ। इस समिति की सिफारिश में कहा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या उस समय 20 लाख से अधिक थी, उन राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के 3-3 स्तर बनाए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जिन राज्यों की जनसंख्या उस समय 20 लाख से कम थी, वहां पर 2 स्तर अथवा 1 स्तर ही बनाया जाना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय संस्थाओं का पूरा ढांचा स्थापित किया गया और सिस्टमैटिक रूप से इनका विकास आरंभ हुआ। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान के नागौर क्षेत्र से भारत में पंचायती राज का इनॉग्रेशन अथवा उद्घाटन किया। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का आरंभ हुआ है नागौर जिला, राजस्थान। नागौर जिले की तहसील थी डीडवाना और डीडवाना तहसील में गांव या ग्राम पंचायत थी बगदरी। तो बगदरी ग्राम या ग्राम पंचायत से 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। इस तरीके से पूरे भारत में इसे एक आधारशिला के रूप में माना गया
और उसी समय 1959 में ही आंध्र प्रदेश से भी पंचायती राज सिस्टम को आगे जाकर के आरंभ किया गया और धीरे धीरे पूरे भारत में इसे विस्तार दिया गया और आज भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का पूरी तरह से विकास किया जा चुका है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश ही वर्तमान में इन संस्थाओं के बैकग्राउंड के रूप में, आधार के रूप में कार्य कर रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे जाकर के भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और इनकी स्थानीय प्रशासन में भूमिका को महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियां स्थापित की। इनमें 1977 एवं 78 में अशोक मेहता समिति प्रमुख थी। अशोक मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। इसने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के स्थान पर मंडल पंचायत बनाने और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाए जाने के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, किंतु अशोक मेहता समिति की सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 1986 में पीबीके राव समिति बनाई। पीबीके राव समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में इसने पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण भारत में रचनात्मक भूमिका निभाने हेतु इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की और इन संस्थाओं को कार्यात्मक स्वायत्तता देने की भी सिफारिश की, किंतु सरकार ने इस समिति की सिफारिश को उस समय स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1986 में ही LM सिंघवी, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में फिर से एक समिति बनाई गई और इस समिति ने 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें की। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और दूसरा, पंचायतों के चुनाव गैर राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। यानी पंचायतों के चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से चुनाव होगा तब राजनीतिक वैमनस्य और प्रतिद्वंद्विता का माहौल उत्पन्न हो सकता है और हम इन संस्थाओं को पॉलिटिकल वैमनस्य से बचाना चाहते थे। ये 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी इनकी, किंतु सरकार ने इसे उस समय स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1988 में थुंगुन समिति स्थापित की और थुंगुन समिति ने 1989 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इस समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की और बाद में राजीव गांधी की सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने हेतु संसद में 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया और यह संविधान संशोधन लोकसभा में तो पास हो गया, किंतु राज्यसभा में गिर गया और इसके बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसलिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो पूरा नहीं हो सका। इसके पश्चात जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब उस सरकार ने थुंगुन समिति और सिंघवी समिति तथा राव समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए भारतीय संसद में संविधान संशोधन प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से 1993 में 73वां संविधान संशोधन पास हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने फाइनल सिग्नेचर किए और 1994 से 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसी के तुरंत पश्चात 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और बाद में 1994 तक यह भारत के लगभग सभी राज्यों में राजस्थान सहित लागू किया गया। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74 या 74वें संशोधन के माध्यम से नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जे का अर्थ ये था कि अभी तक स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज राज्य सूची का विषय था और अब भारत सरकार ने
राज्य सूची का विषय होते हुए भी इनकी कार्य प्रणाली को लोकसभा एवं विधानसभा की तरह से निश्चित कर दिया। किंतु राज्य सरकारों को इस संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ सीमा तक स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से लाभ ये हुआ कि अब राज्य सरकारें पंचायत और नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली में विलंब नहीं कर सकती थी। पहले यह दर्जा मिलने से पूर्व राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के 12-12 साल तक चुनाव नहीं होते थे और राज्य सरकार की इच्छा पर ये संस्थाएं कार्य करती थी। इसलिए ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और अनियमितता का शिकार हो गई। यही कारण था कि बहुत सारी समितियों ने भारत सरकार को सिफारिश की कि हमें भारत को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तब हमें इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ढांचे में लाना होगा और उन्हें शक्ति प्रदान करनी होगी। इसलिए भारत सरकार ने 2 अलग-अलग संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया और उसके माध्यम से इन संस्थाओं की संरचना को पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा की कार्य प्रणाली पूरी निश्चित है, उसमें राज्य की सरकार कोई विलंब नहीं कर सकती है। अब पंचायत और नगर पालिकाओं के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा देने से यह लाभ इन संस्थाओं को हुआ। आगे लिखा हुआ है 6 पॉइंट, श्रीमती नगेंद्र बाला कोटा, यानी श्रीमती नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला है जो जिला प्रमुख बनी। तो जिला परिषद की अध्यक्ष जिला प्रमुख बनी कोटा में और इनका समय है 1960 से 1962 और इसके बाद ये विधायक भी रही है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहाँ तक जो आपको बैकग्राउंड्स के रूप में याद रखने हैं। अब हम स्पेसिफिक रूप में राजस्थान के संदर्भ में इसके कंपोजिशन, संरचना पर बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व हो रखी है, तो आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे एक-एक पॉइंट्स को। संरचना यानी जो पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय संस्थाएं, उनकी संरचना लगभग समान की गई है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोनों की संरचना को पूरी तरह से इक्वल बना दिया गया है। जैसे जिले के स्तर पर पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को जिला परिषद कहा जाएगा, वहीं शहरी स्तर पर या नगरीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था को नगर निगम कहा जाएगा। तो राजस्थान में 33 जिले हैं और एक जिले में एक ही जिला परिषद हो सकती है, इसलिए जिला परिषद की संख्या 33 हुई। राजस्थान में 33 जिलों को हमने 7 डिवीजन, 7 संभाग में डिवाइड कर रखा है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने संभाग पर काफी डिटेल में आपको समझाया है। तो राजस्थान में 7 डिवीजन संभाग हैं और 7 संभागों में अब 7 नगर निगम बनाए जा चुके हैं। तो राजस्थान में नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या 7 है, किंतु इसमें 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो जुड़े हुए। राजस्थान में आरंभ में केवल 4 नगर निगम थे और बाद में 3 नगर निगम बनाए गए हैं और उनकी डेट और अलग तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। तो आरंभ में जो 4 नगर निगम थे उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये आरंभ से नगर निगम थे, आजादी के बाद से बना दिए गए थे। लेकिन अजमेर नगर निगम जुलाई 2008 में स्थापित किया गया, बीकानेर नगर निगम अगस्त 2008 में स्थापित किया गया और भरतपुर नगर निगम 2014 में स्थापित किया गया है। इस प्रकार राजस्थान के 33 जिलों में 7 नगर निगम कार्य कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है कि भारत में जितने भी जिले हैं उनके ऊपर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई है जिसे संभाग या डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, अब जिला परिषद की संरचना कंपोजिशन क्या है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, पॉलिटिकल हेड, उसे जिला प्रमुख कहा जाएगा और इसके समानांतर राज्य सरकार का जो अधिकारी होगा उसे जिला परिषद का सीईओ कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ के रूप में या तो जूनियर रैंक के आईएएस अधिकारी को लगाया जाता है अथवा सीनियर रैंक के आरएएस अधिकारी को लगाया जाता है। तो जिला परिषद में एक अध्यक्ष होगा जिसे जिला प्रमुख कहा जाएगा। उसके अलावा एक जिला उप प्रमुख होगा और
उतने सदस्य होंगे जितने राज्य विधानसभा या विधानमंडल विधि बना करके निर्धारित करेगा। इस प्रकार जिला परिषद की संरचना में इन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। अब इसका निर्वाचन कैसे होगा? तो जिला परिषद में अध्यक्ष एवं सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली राज्य सरकार विधि बना करके निश्चित करती है। और वर्तमान में जिस तरीके से निश्चित किया गया है कि जो जिला प्रमुख है उसका डायरेक्टली चुनाव नहीं होगा, जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को जिला प्रमुख बनाया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को उप जिला प्रमुख बनाया जाएगा। यानी जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जबकि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जिला परिषद बनाए जाने के लिए राजस्थान में वर्तमान में सीमा क्या बनी हुई है? यानी ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 4 लाख तक है उन जिलों में जिला परिषद बनाए जाते हैं और 4 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में पंचायत समिति बनाए जाते हैं। तो 4 लाख की राजस्थान में लिमिट लगा दी गई है कि 4 लाख तक की जनसंख्या वाले जिलों में जिला परिषद बनाए जाएंगे। और जिला परिषद के संबंध में जो भी निर्वाचन प्रणाली होगी उस निर्वाचन प्रणाली को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ही जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और इन तीनों संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया का कंट्रोल करता है। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही गठित किया गया है। इन संस्थाओं की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का नियंत्रण एवं अधीक्षण करने के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जिला परिषद में जो जिला प्रमुख होता है जब वह अपना रिजाइन करता है, रेजिग्नेशन लेटर देता है, तब जिला प्रमुख अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रदान करता है उस संभाग के संभागीय आयुक्त को, डीसी डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त को। उसी प्रकार से उप जिला प्रमुख भी उन्हीं को अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रदान करता है। और यदि हमें जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को हटाना हो तो वर्तमान में सरकार ने 2009 से नियम बना दिया है कि इनको हटाने के लिए जिला परिषद की बैठक होगी और उस बैठक में 3/4 सदस्यों अथवा 75% सदस्यों के बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा और उस प्रस्ताव को बाद में जनमत संग्रह के द्वारा अप्रूव किया जाएगा और इसके द्वारा ही जिला परिषद के जिला प्रमुख अथवा उप जिला प्रमुख को हटाया जा सकता है। और उप जिला प्रमुख के मामले में जनमत संग्रह को आवश्यक नहीं माना गया है, केवल 3/4 बहुमत को ही सूटेबल माना गया है। इस प्रकार जिला परिषद में सदस्यों और अध्यक्षों का निर्वाचन प्रणाली और उनको हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है और अगर 5 वर्ष से पहले जिला परिषद को भंग किया जाता है तब उस संबंध में 2 नियम हैं। यदि विघटित या भंग की गई जिला परिषद का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है और उस अवधि में नए चुनाव नहीं कराए जा सकते, और यदि कार्यकाल 6 महीने से अधिक का बचा है तब नए चुनाव कराए जाएंगे और नए चुनावों के बाद जो जिला परिषद गठित होगी वह केवल शेष अवधि के लिए ही रहेगी। जितना समय बचा है अगले 5 साल के लिए निर्वाचित नहीं होगी, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ऐसा नियम होता है कि जब भी चुनाव होंगे तब लोकसभा और विधानसभा पूरे कार्यकाल के लिए होती है, जबकि पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। ये बात ध्यान रखने की है। तो जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को जो अभी हटाने का आपने क्लॉज सुना उसमें एक नियम है कि जब तक 2 वर्ष ना बीत गए हों, 2 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात ही इनके खिलाफ 3/4 सदस्यों के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जिला प्रमुख और उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार का अधिकारी जिला परिषद का CEO इसमें होता है
और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही जिले स्तर पर समस्त प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जिला परिषद से संबंधित संपूर्ण संरचना थी। अब हम जिला परिषद के समानांतर नगरीय संस्था नगर निगम के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नगर निगम की संरचना, जैसा कि अभी आपको बताया गया, राजस्थान में वर्तमान में 7 नगर निगम हैं और नगरीय संस्थाओं के बारे में भी राज्य विधानमंडल को पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, दोनों ही प्रकार से। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है महापौर, हिंदी में या अंग्रेजी में उसको मेयर कहा जाता है। और इसके समानांतर राज्य सरकार का जो अधिकारी इसमें होता है वह नगर निगम का कमिश्नर कहलाता है, आयुक्त, जो या तो जूनियर रैंक का आईएएस अधिकारी होता है अथवा सीनियर रैंक का आरएएस अधिकारी होता है। इस प्रकार इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से नगर निगम कार्य करता है। तो नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर, महापौर, उप महापौर तथा पार्षद होते हैं जिनको सदस्य कहा जाता है। अब इनका निर्वाचन कैसे होगा, इस संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना करके निश्चित करता है। तो राजस्थान में इस क्लॉज को कई बार चेंज किया गया है। कई बार राजस्थान में मेयर का डायरेक्ट चुनाव कराया गया है और कई बार इनडायरेक्ट चुनाव हुआ है। सामान्यतः नियम ये है कि नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर। जब नगर निगम में पार्षदों को चुन लिया जाएगा तब पार्षदों में से ही किसी एक व्यक्ति को हम मेयर चुनेंगे और दूसरे व्यक्ति को डिप्टी मेयर बनाएंगे। ये नियम बना हुआ है, लेकिन राजस्थान में इस नियम को 2 बार चेंज किया गया है। देन आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार नगर निगम का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है। सामान्यतः 5 वर्ष से पहले इसको विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है और सेम क्लॉज रहेगा। अगर विघटित की गई नगर निगम का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा है तब नए चुनाव कराया जाना तुरंत जरूरी नहीं है, और 6 महीने से अधिक का समय बचा है तब नगर निगम के अगर चुनाव होते हैं तब उस कंडीशन में नगर निगम केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं। तो ये लाइन ध्यान रखेंगे। पंचायती राज और नगर निगम में विघटित संस्थाओं का अगर दोबारा से चुनाव होता है तब वह केवल शेष अवधि के लिए बनाई जाती है, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं बनाई जाती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फ्यूचर में ये पूछा जा सकता है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को कैसे हटाया जा सकता है, राजस्थान विधानसभा ने लॉ बना दिया है अब कि इनको हटाने के लिए भी जिला परिषद के समान नगर निगम के पार्षदों के 3/4 बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है। 3/4 सदस्य अगर एक अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं तब उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी क्लॉज ये लगा हुआ है कि 2 वर्ष के बाद ही इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, ये इनकी कार्य प्रणाली और संरचना के बारे में जानकारी थी। अब हम जिला परिषद के नीचे जो संस्था होती है उसे कहा जाता है ग्रामीण स्तर पर पंचायत समिति और शहरी जीवन में उसे कहा जाता है नगर परिषद। तो राजस्थान में जिला परिषदों के नीचे जो पंचायत समिति बनाई गई है इनकी संख्या वर्तमान में 295 है। ये बात आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि राज्य में पंचायत समितियों की संख्या बढ़ सकती है आगे, क्योंकि अब ये बढ़ती चली आ रही है। जैसे जैसे राज्य में पॉपुलेशन बढ़ेगी, विकासात्मक कार्य बढ़ेंगे, वैसे वैसे पंचायत समितियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हमने इसको ऐसे ही आपको बता दिया है आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि ये वीडियो तो सैकड़ों साल के लिए रहेगा। तब बाद की पीढ़ियों के लोग जब इस वीडियो को सुनेंगे तब वो 295 को करेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि बदलते समय के अकॉर्डिंग पंचायत समितियों की संख्या में परिवर्तन होगा भविष्य में। इसलिए इसे आप स्टैटिक नंबर, स्थिर बिंदु नहीं मान करके चलेंगे, किंतु वर्तमान में भी 2017 तक पंचायत समिति की संख्या 295 है। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, राजनीतिक अध्यक्ष, उसे प्रधान कहा जाता है और उसके समानांतर राज्य सरकार का जो अधिकारी होता है उसे बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, तो बीडीओ जो आरएएस एग्जाम के थ्रू आता है वो अधिकारी यहाँ पर लगाया जाता है। अब पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और सदस्य होते हैं।
प्रधान और उप प्रधान का चुनाव डायरेक्टली नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। लेकिन राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है कि वो उस नियम को बदल सकता है। तो राजस्थान में अभी प्रधान और उप प्रधान का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, वह पंचायत समिति के सदस्यों में से चुना जाता है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से प्रधान उप प्रधान का चुनाव होता है। पंचायत समिति के सदस्यों में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को शामिल किया जाता है और उस राज्य की विधानसभा के विधायक को शामिल किया जा सकता है। राज्य का विधानमंडल इस संबंध में विधि बनाएगा। उसी प्रकार जिला परिषद की जब मीटिंग होगी तब उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में, पदेन सदस्य के रूप में उस जिले से संबंधित लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद और राज्य विधानसभा के विधायकों को बैठने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल इस संबंध में विधि बना करके ऐसा प्रावधान करता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। सेम क्लॉज रहेगा। अगर 5 साल से पहले भंग होती है, विघटित होती है, तब जिला परिषद जैसा क्लॉज यहाँ भी शामिल होगा। रिपीट करने की इसको आवश्यकता नहीं है। पंचायत समिति का प्रधान और उप प्रधान है अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो देते हैं किसको? जिला प्रमुख को। और इनको भी हटाने का जो सिस्टम है वही बना हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, पंचायत समिति के समानांतर नगरीय जीवन में जो संस्था होती है उसे कहा जाता है नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। और राजस्थान में अभी नगर परिषद की संख्या 34 है, लेकिन इसे भी आप परमानेंट नहीं मानेंगे क्योंकि भविष्य में नगर परिषदों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए यह संख्या भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अभी हाल में आप इसको इतना मान करके चलेंगे, हमेशा ये संख्या ये नहीं रहने वाली है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे नगर परिषद का चेयरमैन, सभापति कहा जाता है। उसके समानांतर राज्य सरकार का अधिकारी नगर परिषद का कमिश्नर, आयुक्त होता है, जो हमेशा आरएस ऑफिसर ही होता है। तो यहाँ पर आरएस ऑफिसर को लगाया जाता है जो नगर परिषद के सभापति को काउंटर बैलेंस करता है। तो नगर परिषद के सभापति के साथ उप सभापति और विभिन्न सदस्य होते हैं। अब इनकी निर्वाचन प्रणाली के बारे में राज्य विधानमंडल लॉ बना सकता है। तो राज्य विधानमंडल ने लॉ बनाया है। पहले जो लॉ बनाया था उसके अकॉर्डिंग सभापति और उप सभापति का चुनाव डायरेक्टली नहीं हो सकता, लेकिन बाद में सरकार ने लॉ बना करके नियम बना दिया कि अब सभापति उप सभापति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हो सकता है। तो राजस्थान में बार बार लॉ बना करके सरकार अपने स्वार्थ की खातिर इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में दखल देती है, हस्तक्षेप करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद पंचायत समिति के नीचे सबसे निचले स्तर पर जो संस्थाएं होती हैं ग्रामीण स्तर पर, उन्हें कहते हैं ग्राम पंचायत। और इसके समानांतर नगरीय जीवन में संस्था होती है नगर पालिका। तो राजस्थान में अभी आज की डेट में ग्राम पंचायतों की संख्या है 9,891, 9891। लेकिन फिर आप इसे स्थिर नहीं मानेंगे क्योंकि भविष्य में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है। 2017 तक के लिए ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, भविष्य में ये संख्या करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत क्या होती है? एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर के जो प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है उसे ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत की संरचना में एक राजनीतिक अध्यक्ष, सरपंच, उसके अधीन उप सरपंच और उतने वार्ड पंच होते हैं जितना विधान सरकार तय करती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच का प्रावधान होता है। और इन सभी का इलेक्शन राज्य सरकार के विधानमंडल ने विधि बनाकर निश्चित किया हुआ है। सरपंच का चुनाव और वार्ड पंच का चुनाव डायरेक्ट होता है। वयस्क मताधिकार प्रणाली के अनुरूप डायरेक्ट इलेक्शन का अर्थ होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक युवा जब वोट डालता है तब उसे डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। किंतु जो वार्ड पंच होते हैं वह वार्ड पंच अपने में से ही किसी को उप सरपंच चुनते हैं। तो उप सरपंच और सरपंच दोनों अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं बीडीओ को, जो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है। और बाकी इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव वाला क्लॉज राजस्थान सरकार ने लगाया हुआ है। अब
पंचायत समिति कितनी सीमा पर बनाई जाती है? वर्तमान तक नियम ये है 2017 तक कि ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 4 लाख तक है वहां पर जिला परिषद बनाई जाएंगी, और जिले के भीतर ऐसे ग्रामीण इलाके जिनकी जनसंख्या 1 लाख तक है वहां पर पंचायत समिति बनाई जाती है। तो जिनकी जनसंख्या 1 लाख तक है वहां पर पंचायत समिति बनाए जाने का प्रावधान है। उसी प्रकार ऐसे गांव या गांव के समूह जिनकी जनसंख्या 2017 तक 3000 तक है वहां पर ग्राम पंचायतें गठित की जाती हैं। देन एक क्लॉज बना हुआ है। उसी प्रकार नगर निगम ऐसे संभाग में या नगरीय इलाकों में बनाए जाएंगे जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5 लाख से अधिक पहुंच गई है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, भरतपुर जो संभाग है उसकी जो जनसंख्या है भरतपुर की वो 3.5 लाख है। तो भरतपुर जो शहर है उसकी जनसंख्या 3.5 लाख है, 5 लाख नहीं, अपवाद है। लेकिन चूंकि भरतपुर संभाग होने के कारण और विकासात्मक कार्यों की अपेक्षा होने के कारण वहां पर इसे बना दिया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद वहां बनाई जाएंगी जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख तक है। इसी प्रकार नगर पालिकाएं वहां बनाई जाएंगी जहां जनसंख्या 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख तक है। तो ये फैक्ट आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में संबंध होता है। ग्राम सभा एक या एक से अधिक गांव के उन निवासियों की सभा होती है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क व्यक्तियों से मिलकर के ग्राम सभा बनती है, और ग्राम सभा ही अपने भीतर से ग्राम पंचायत बनाती है। तो ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था है, कार्यपालिका संस्था है। ग्राम सभा के सदस्य ही डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से ग्राम पंचायत में वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का रिलेशन। एक फैक्ट और जो आपको इस रूप में याद रखना चाहिए कि जितनी भी संस्थाएं आप इनको कंपेयर करके पढ़ रहे हो, इनकी जो योग्यताएं वो बिल्कुल एक जैसी समान है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक ही प्रकार की योग्यता है। इन तीनों संस्थाओं में अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, तब आपको चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए, और अधिकतम आयु का कोई क्लॉज नहीं है। और आपका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्टर होना चाहिए। 2 ही योग्यताएं रखी गई हैं, किंतु वोट डालने के लिए इन तीनों संस्थाओं में 18 वर्ष की उम्र रखी गई है। इसी प्रकार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इन तीनों संस्थाओं में सेम प्रावधान किया गया है। अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, मेयर बनना चाहते हैं, नगर परिषद का सभापति या नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तब आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किंतु वोट डालने के लिए इन तीनों संस्थाओं में न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और इस फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे आते हैं। ग्राम पंचायत की समानांतर जो संस्था है राजस्थान में, उसे कहते हैं नगर पालिका, जो नगरीय जीवन में सबसे निचले स्तर पर होती है। नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज। वर्तमान में 2017 तक राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या 149 है, 149 है। इसे आप स्थिर नहीं मानेंगे, आगे जाकर के संख्या बढ़ सकती है। तो नगर पालिका का एक पॉलिटिकल हेड होता है, राजनीतिक अध्यक्ष, जिसे नगर पालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। एक राज्य सरकार का अधिकारी होता है जिसे ईओ कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, जो नगर पालिका के अध्यक्ष को कंट्रोल करता है। और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होता है तथा सदस्यों का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। और इससे ऊपर की संस्थाओं में निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में राज्य विधानमंडल लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये नगर पालिका के बारे में स्थिति हुई। नगर पालिकाओं का कार्यकाल, इनका ड्यूरेशन, इनको भंग करना
पूरी तरह से क्लॉज सेम है ऊपर की संस्थाओं के जैसे। अब एक पॉइंट और सुनेंगे, यानी राज्य विधानमंडल इन तीनों ही संस्था में और तीनों ही संस्था में क्लॉज बनाता है, नियम बनाता है, और वो नियम ये है कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत को छोड़ करके पंचायत समिति और जिला परिषद में अपने विधानसभा के सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का स्थान निर्धारित कर सकता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्राम पंचायत के मामले में राज्य विधानसभा या विधानमंडल नियम नहीं बना सकता कि ग्राम पंचायत की मीटिंग में विधायक अथवा लोकसभा का सांसद भाग लेगा, किंतु पंचायत समिति की जब मीटिंग होगी तब राज्य विधानमंडल विधि बना सकता है कि उस मीटिंग में हमेशा उस पंचायत समिति क्षेत्र का विधायक भाग लेगा। इसी प्रकार जिला परिषद की जब मीटिंग होगी तब राज्य विधानसभा लॉ बना सकती है कि उसकी मीटिंग में हमेशा उस जिले से संबंधित लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद तथा उतने विधायक भाग लेंगे जो उस जिले से संबंधित है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको इस तरीके से याद रखना है। इसी प्रकार नगरीय संस्थाओं के बारे में भी राज्य विधानमंडल लॉ बना सकता है। यहाँ पर जो लॉ बनेगा वो थोड़ा सा अलग है, यानी राज्य विधानमंडल नगर पालिका से लेकर के नगर निगम तक लॉ बना सकता है कि विधायक, सांसद नगर पालिका से लेकर के नगर निगम तक की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नगरीय संस्थाओं का महत्व ज्यादा होता है। नगरीय जो संस्थाएं हैं उनका पॉपुलेशन डेंस अधिक होता है, घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए जब वो डिसीजन लेंगी तब डिसीजन लेते समय उन्हें अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, एमएलए और लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा और उन्हें मीटिंग में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्लॉज आप माइंड में अच्छे से सेट करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे एक फैक्ट ये है कि बीकानेर जो रियासत है वह 1928 लगा हुआ है, तो राजस्थान में बीकानेर रियासत पहली रियासत थी जिसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया 1928 में। ये क्वेश्चन आ चुका है आरएएस में, पहले रिपीट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 में लागू किया गया और बाद में 1959 में इसमें कुछ जोड़ा गया। 1959 में राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद बनाए गए, तब राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 जोड़ा गया। ये दोनों लॉ बनाए। बाद में भारत की संसद ने जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया तब उसके बाद राजस्थान में पंचायती राज अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन जो 1993 से लागू हुआ, राजस्थान में उसे 1994 से लागू किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही अब राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम कार्य कर रहा है और इस संशोधन अधिनियम के पश्चात पंचायती राज के लिए अलग से 11वीं अनुसूची बनाई गई है। उसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय जोड़े गए हैं और पंचायतों को काफी शक्ति प्रदान की गई है, किंतु कमी इसमें ये रखी गई है कि संविधान संशोधन हो जाने के बावजूद राज्य विधानमंडल ने उस प्रारूप के अकॉर्डिंग अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को कुछ विषय प्रदान नहीं किए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा हुआ है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 में लागू हुआ और 1959 में इसमें करेक्शन कर दिया गया, इसे रिपील कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 चलता रहा 1993 तक। बाद में भारत की संसद ने नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किया। 1993 में राष्ट्रपति ने साइन किए, लागू हुआ और राजस्थान में इसे 1994 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसे लागू करने के पश्चात नगरीय संस्थाओं के लिए 12वीं अनुसूची बनाई गई और नगरीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, किंतु पंचायती राज संस्था की तरह से अभी तक इन संस्थाओं को भी राज्य विधानमंडल ने पर्याप्त अधिकार एवं शक्तियां प्रदान नहीं किए हैं। अंतिम फैक्ट्स, छावनी बोर्ड, यूटीआई और विकास प्राधिकरण। छावनी बोर्ड इंग्लिश में कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी राजस्थान में ऐसे क्षेत्र जहां पर सैनिक स्टेशन, सैनिक छावनी है, उन सैनिक छावनी में
नगर पालिकाएं और पंचायती राज संस्थाएं गठित नहीं की जा सकती, क्योंकि सैनिक छावनी में सेना का प्रशासन होता है और सैनिक प्रशासन में राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती। सेना केंद्रीय सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है, इसलिए सेना की छावनी जहां होती है वहां नगरीय संस्थाएं पंचायतें नहीं बनाई जाती, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड अथवा छावनी बोर्ड बनाए जाते हैं। और राजस्थान में अभी केवल एक ही छावनी बोर्ड है, नसीराबाद अजमेर, यह ब्रिटिश काल में बनाई गई थी, वर्तमान तक कंटिन्यू बनी हुई है। यूआईटी यानी यूआईटी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगरीय विकास ट्रस्ट क्या है, यानी नगरों के विकास के लिए अलग से यूआईटी जैसी संस्थाएं बनाई गई थी। यानी जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर से कुछ अधिकारों को छीन करके विकासात्मक कार्यों को अलग करके इन संस्थाओं को प्रदान किया गया और बाद में विकास प्राधिकरण बनाए गए। डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बड़े शहरों के विकासात्मक कार्यों को जिला कलेक्टर से अलग कर दिया गया है और विकासात्मक कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण बनाए गए। किंतु राजस्थान में अभी 2017 तक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य कर रहे हैं। और इन दोनों विकास प्राधिकरणों में जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं कमिश्नर। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। इस प्रकार से अब जिलों में विकासात्मक कार्यों को अलग से लागू करने के लिए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पंचायती राज संस्था पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर था। जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता था वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत किया। अच्छे से आप इसको सुन लीजिए, लर्न कर लीजिए। बहुत जल्द हम ये जो जितने भी राजस्थान पॉलिटी पर वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किए गए हैं उन सब पर स्टडी मटेरियल्स आपको लाइन टू लाइन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।